इसमें तो हमने रूल पूरा ही पढ़ लिया था, रिकग्निशन और मेजरमेंट, ये मैंने आपको हैंड आउट दे दिया। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट जो है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, यानी हमने किसी के शेयर्स खरीदे नॉर्मली, या हमने किसी का डिबेंचर खरीदा, लोन नोट बॉन्ड खरीदा, ठीक है, तो लोन रिसीवेबल है, यहाँ पर आ जाता है ऑल्सो फॉल्स देयर, लेकिन हम जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो फिलहाल क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, या हमने शेयर्स खरीदे। तो अगर हमने शेयर्स खरीदे हैं फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर स्पेकुलेशन, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, अगर इसका आंसर यस है, इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने इसको परचेज किया है फॉर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन पर्पस, तो अगर इसका आंसर यस है तो फिर इसको FVTPL में रख लें, और अगर इसका आंसर नो है तो फिर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर स्टैंडर्ड आपसे पूछता है क्या इररिवोकेबली इलेक्ट करते हैं थ्रू FVT OCI। अगर आंसर नो है तो फिर FVTPL में ही जाएं, ये डिफॉल्ट है, और अगर आंसर यस है तो फिर FVT OCI में आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पर होती है, यानी फेयर वैल्यू क्या होती है, परचेज प्राइस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने क्या करना होता है, एक्सपेंस आउट, और डिविडेंड इनकम को PNL में लेके जाते हैं, और ईयर एंड पे गेन लॉस PNL में लेकर जाते हैं, जबकि FVT OCI के अंदर रिकॉर्ड फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में करते हैं। फेयर वैल्यू मींस परचेज प्राइस, जो आपने पे की, जितने का आपने खरीदा है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते हैं, ये कैपिटलाइज करते हैं, PNL के अंदर डिविडेंड जाता है, सब्सिक्वेंटली जो गेन लॉस होता है वो कहाँ जाता है, OCI के अंदर, ठीक है। छोटा सा नोट डाला हुआ यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल नेवर अपीयर एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बिकॉज दे डू नॉट पास कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। अब ये क्या बला है, यही तो असल में आज पढ़ाना है, जिसको पढ़ाकर आपको इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स के लिए मैंने जो अकाउंटिंग मॉडल्स की अकाउंटिंग सिखा दी थी, उन ऑप्शंस की, ठीक है, लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी। बहरहाल एग्जाम टिप्स क्या है, अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो फिर FVTPL मैंडेटरी है, और अगर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म है, यानी कि ट्रेडिंग के लिए नहीं है, लेकिन हम इररिवोकेबल इलेक्शन कर लेते हैं इनिशियल रिकग्निशन पे कि इसको FVT OCI पे रखेंगे, तो फिर तो ठीक, वरना फिर ये भी किस पे रहेगा, FVTPL। तो मसला ये हैंडआउट आपको मिल गया, एक समरी सी बन गई आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज हमने जो पढ़ी थी, अच्छा इसके लिए हमने सवाल ये किया था कि आपको दोनों मॉडल्स नजर आ रहे हैं, ये आपके सामने FVTPL, ये क्लास में हमने कल सवाल किया था, FVTPL और FVT OCI। FVTPL के अंदर हमने क्या किया था, परचेज प्राइस पे इसको रिकॉर्ड किया, यानी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आउट किया था, और ईयर एंड के ऊपर गेन लॉस को कहाँ ले गए थे, PNL के अंदर, ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड अगर आ जाए ये अगले सवाल में हमने किया था, कैंगरू वाले सवाल में, तो वो चाहे इस मॉडल में चाहे इस मॉडल में, उसकी एंट्री सिंपल कैश या रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम अदर इनकम में ले जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हमने बनाए थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट PNL में नजर आएगी, और फेयर वैल्यू गेन या लॉस PNL में नजर आएगा। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है वो आपको किस में नजर आएंगी, फेयर वैल्यू, ठीक है जी, सही है। अच्छा, दूसरा मॉडल हमने जो पढ़ा था वो था FVT OCI, जिसमें फर्क सिर्फ ये आया था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी हमने क्या कर दिया था, कैपिटलाइज, और ये रोशनी का लश्कारा पड़ा हुआ यहाँ, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI के अंदर ये क्रेडिट हुआ था गेन आने पर, यानी गेन को हम PNL में लेकर नहीं गए थे, लेकिन साथ ही फिर हमने एक काम ये कर लिया था, ओपनिंग फॉर द ईयर और फिर क्लोजिंग, एक वर्किंग कर ली थी बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व की। फिर अगले साल के अंदर लॉस आ गया था, तो लॉस को भी क्या किया था, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI को हिट कर, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व जो OCI के अंदर जाता है, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया था, और हमने बैलेंस निकाल लिया था। PNL के अंदर कुछ नहीं जाएगा, OCI के अंदर जाना है फेयर वैल्यू गेन या लॉस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं आई PNL में, क्योंकि वो तो क्या हो चुकी है, कैपिटलाइज, तो PNL खाली है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपको नजर आएगी फेयर वैल्यू पर, जबकि इक्विटी के अंदर आपको एक फेयर वैल्यू रिजर्व भी नजर आएगा। तो इस फेयर वैल्यू रिजर्व का और रीवैल्यूएशन रिजर्व का डिफरेंस ये है कि फेयर वैल्यू रिजर्व जो है वो हमेशा OCI में ही रहेगा, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि IAS 16 वाला रियल सरप्लस जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ करता था, वो मैक्सिमम 0 होता था, और बाकी PNL में ले जाते थे। दोनों में फर्क भी पता होना चाहिए, ठीक है, कोई मसला। फिर हम आए इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की। आज आपको मैंने ये समझाना है असल में, ठीक है। देखें जी,
कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट किसे कहते हैं? दो चीजें हमारे पास। कंपनी जो फंड्स जनरेट करती है वो दो रास्तों से करती है, एक है इक्विटी, दूसरा है डेट। फंड्स, इक्विटी, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं कि असल पैसा, असल पैसा बिजनेस की, कंपनी की लाइफ में, कंपनी की जिंदगी में कभी वापस नहीं होता। ऐसे ही है, कभी वापस नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो इस पर रिटर्न है यानी डिविडेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न यानी डिविडेंड, स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड अमाउंट पर नहीं मिलता। इसलिए इक्विटी कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास ही नहीं करती। अब कैश फ्लो टेस्ट क्या है? कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है कि आपका रिटर्न यानी डिविडेंड और असल अमाउंट भी, असल पैसा और रिटर्न, ये स्पेसिफाइड अमाउंट्स और स्पेसिफाइड डेट्स पहले दिन तय हो जाती हैं। जैसे आपने डिवेंचर इश्यू किया, आपने डिवेंचर खरीदा, बल्कि हम तो बात करें ना एसेट्स की, आपने डिवेंचर खरीदा, लोन नोट खरीदा, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 50,000 रुपए हमें दे दो। ये 50,000 रुपए या 49,000 रुपए या 51,000 रुपए स्टार्ट में खड़े होकर ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। 5वें साल के एंड पे आपको ये असली पैसा भी वापस मिलेगा और हर साल के एंड पे आपको 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। इक्विटी ये पास नहीं करती, ये भी पढ़ा कर आ रहा था। ये अभी क्या पढ़ाया आपको कि कहां गया? ये देखो, इन्वेस्टमेंट शेयर कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं आ सकती, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट पे आने के लिए जरूरी क्या है, लाने के लिए जरूरी क्या है? कैश फ्लो टेस्ट पास करना। कैश फ्लो टेस्ट क्या है? कैश फ्लो टेस्ट है क्या बस, हाँ, आप सिर्फ स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स आए आपकी कैश फ्लोज जो है, ठीक है। एक मिनट के लिए मैं जरा IFRS 9 को खोल के, कल जहाँ से पढ़ा रहा था ना, मैं वहां से एक चीज पढ़ाना चाहूंगा आपको। क्योंकि वो अल्फाज कुछ इस तरह से, सोलली अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोलली द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। एनीवेज, आपको मैंने बता दिया। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या होता है ये जरा पढ़ लें, यहाँ से, वहां पे लिख भी लें अपने पास, फिर मैं लिखवाता हूँ। क्या होता है जी? कि कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट गिव राइज ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। ये इतना गहरे वाला ग्रीन किसने किया? हमारा नजर ही ना आए। ऑन स्पेसिफाइड डेट्स टू कैश फ्लोज दैट आर सोलली, दैट आर सोलली, सोलली, सिर्फ 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 प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो तीसरी चीज आ जाए ना, तो कैश फ्लो टेस्ट पास नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे कोई यूं कह दे कि जी आपको इतने पैसे मिलेंगे और साथ में ऑयल प्राइसेस के डिफरेंस का भी इतना मामला मिलेगा, आपको गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो स्पेसिफाइड डेट्स पे, स्पेसिफाइड डेट्स पे स्पेसिफाइड अमाउंट्स हो जो सोलली क्या हो? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म जो है वो आपको कैश फ्लो, ये ऐसा एसेट जिसमें ये कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हो, ये आपका कैश फ्लो टेस्ट पास करवाती है, ठीक है। तो ये चूंकि आपका तो अब ये बना हुआ है, इसलिए यहां पर हम लिखते हैं ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसके साथ मैं ये भी लिख रहा हूं ओनली, सोलली, ठीक है। स्टैंड बात क्यों लिखता है? सोलली, ओनली, ओनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हो, और हो किस पर? स्पेसिफाइड डेट्स पर।
ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, बस। ठीक है, तो ये जुमला लिख लो अपने पास। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ऐसी लायबिलिटी के अंदर भी होगा कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ, वो कहीं लिखा हो या नहीं हो, वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी गिव राइज। अब वहां पे जब हम इशू कर देंगे तो हमने पैसे देने होंगे, इंटरेस्ट पे करना होगा, प्रिंसिपल वापस करना होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ एसेट्स में ही समझा रहा हूँ कि कैश फ्लो टेस्ट क्या है जी, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ एसेट गिव्स राइज ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, ये लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आप यहाँ पर ही लिख लो, वो वाला तस्वीर नहीं बनानी, ये लिखो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। वो मैं FR2 की बुक से देख रहा हूँ, आप उसको छोड़ें, आपके लिए काम की चीज निकाल ली, लेकिन जरा मुझे अच्छा लग रहा था वहां से देखकर लिखना, जरा इजी वाला। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स गिव राइज टू ओनली, मैं अपने अल्फाज में जरा थोड़ा और आसान कर देता हूँ इसको, ओनली गिव राइज टू ओनली प्रिंसिपल, गिव राइज टू ओनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। ठीक है जी, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स क्या कह रही हैं जी, स्पेसिफाइड डेट्स पर सिर्फ ओनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म जो वजूद में लाएं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट को स्पेसिफाई। अब ये एसेट की साइड पे होगा तो ये आपने स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स रिसीव करनी होंगी, और अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में चला जाएगा तो स्पेसिफाइड डेट्स पे स्पेसिफाइड अमाउंट पे करनी है। ठीक है, तो पहली चीज, पहला टेस्ट क्या है कि ये डेट नहीं है, ये इक्विटी है। पहली चीज तो ये है कि ये डेट नहीं है, ये इक्विटी है। जरा पॉज करें भाई जी, सॉरी, तो पता नहीं क्या हुआ। ओके, नाउ पहली बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि इक्विटी है तो असल पैसा कंपनी की जिंदगी में वापस नहीं होता, और रिटर्न जो है वो स्पेसिफाइड डेट पर स्पेसिफाइड अमाउंट पर नहीं मिलता, जबकि डेट, तो पहली बात है इक्विटी अकाउंटिंग तो हम पढ़ चुके हैं, डेट की डेफिनेशन तो पास करवाओ, पहले डेट की डेफिनेशन पास होगी, फिर अगली बात आपने डेट किस लिए दिया है, आपने ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स किस लिए की, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका बिजनेस मॉडल है इसको होल्ड करना टिल मैच्योरिटी, अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ गया, आपका बिजनेस मॉडल है इसको होल्ड करना, लेकिन मे सेल, अगर अच्छा ग्राहक मिला तो एफईटी ओसीआई में रखो, और अगर आपने इसको होल्ड करना है फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ, होल्ड करना ही नहीं है तो फिर एफईटीपीएल में चले जाओ। अब बात समझिए पूरी कहानी, ये कल मैंने इसलिए नहीं की कि ये पहले इस रोले में डाल दूं, अकाउंटिंग सीखी हुई ना, आगे मसला कोई, इतनी सी बात थी। ठीक है, तो मैं यही वाला डेट, डेट की क्या निशानी होती है, ये डेट की निशानी होती है, ये मैं उठाकर ले आ रहा हूं, ये लो इधर ही ले आते हैं। अब क्या, चलो ऐसे ही लिखता हूं यार, कि असल पैसा यानी प्रिंसिपल, असल पैसा यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिख लिया भाई, स्पेसिफाइड डेट पर वापस हो जाता है। ठीक है जी, और रिटर्न यानी इंटरेस्ट, इसका रिटर्न तो इंटरेस्ट होता है ना, रिटर्न यानी इंटरेस्ट भी स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड अमाउंट पर मिलता है, स्पेसिफाइड डेट्स और स्पेसिफाइड अमाउंट्स पर मिलता है। तो ये बेसिक फर्क है। ठीक है, याद रहेगा अभी। अच्छा, अब तो पहली बात तो डेट है कि नहीं है, अगर डेट ही नहीं है तो फिर तो कहानी खत्म होगी, फिर इक्विटी है या इक्विटी नहीं भी है, अगर ये वाली डेफिनेशन नहीं फॉलो करता तो भी एफईटीपीएल में ले जाएंगे हम। ठीक है, तो इक्विटी और डेट का मेन फर्क ये। अब मैंने आपको कहा इसको जरा स्टैंडर्ड की जुबान में हम ले आए। ठीक है, ले जाऊं उधर, स्टैंड की जुबान में हमने क्या कहा, ये पहली चीज है, पहली चीज ही भाग गई, ये पहली चीज है जी कि आपने इन्वेस्टमेंट की है डिवेंचर्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, अनदर एंटिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की है,
तो पहली चीज, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्या कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास हो रहा है? इफ आंसर इज नो, फेल हो जाता है, तो फिर FVTPL लगाएंगे। और अगर आंसर इज यस, यानी कि ये टेस्ट पास हो जाता है, ये क्वालिफाई कर जाता है एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड करता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आपने उसको होल्ड करना है टिल मेच्योरिटी, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रख लो। अगर होल्ड करना है और मे सेल इफ गुड अपॉर्चुनिटी, तो FVT OCI में रख लो। और अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो फिर भी कहां आ जाओ, FVTPL। लेकिन स्टैंडर्ड ने आपसे पूछा, पहली बात, कैश फ्लो टेस्ट पास हो रहा है? आपने कहा यस पास हो गया। तो क्या ठीक है, पहला क्वेश्चन यस हो गया, पहला टिक लग गया। बिजनेस मॉडल क्या है बता, बोलो। होल्ड टिल मैच्योरिटी। वैसे तो मोटाइज कॉस्ट है, FVTPL पसंद करोगे? अगर करोगे तो इररिवोकेबली इलेक्ट कर लो, लेकिन यहां से वापसी नहीं है। एट इनिशियल रिकग्निशन वी कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट एट, यानी शेयर्स में इररिवोकेबल इलेक्शन था OCI में, वरना FVTPL में रहना था। और यहां पर चूंकि डिफॉल्ट, वैसे डिफॉल्ट कैटेगरी स्टैंडर्ड ने आपकी किताब में ये लिखा हुआ डिफॉल्ट ये, क्योंकि खामोशी केस में यही होगा। पर मैं आपको यूं कह रहा हूं, होल्ड टिल मैच्योरिटी है तो अमोर्टाइज कॉस्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनिशियल रिकग्निशन पे खड़े होकर इररिवोकेबली इलेक्ट करके इसको FVTPL में भी रख सकते हैं। समझ आई? अच्छा, आपका केस आया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपका ये इंस्ट्रूमेंट कैश फ्लो टेस्ट पास कर रहा है? बोलो यस। मैं कह रहा हूं बोलो यस, पास कर गया। अगली बात, क्या बिजनेस मॉडल, आपने इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स क्यों किया? होल्ड टिल मैच्योरिटी के लिए? नहीं, आपने ये वाला बोलना है। बोलो, होल्ड करना है लेकिन मे सेल इफ गुड अपॉर्चुनिटी राइज। मैंने कहा ठीक है, FVT OCI लगाना है। ओके, फिर स्टैंडर्ड ने आगे पूछा, क्या FVTPL पसंद है? अगर पसंद है तो फिर इनिशियल रिकग्निशन पे ही इसको रख सकते हो, लेकिन ये इलेक्शन इररिवोकेबल है। ठीक है, तीसरा तो वैसे ही FVTPL। ठीक है, अब ये आपको अपनी किताब में लिखा यूं मिलेगा कि यहां पर भी डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, तो अगर आप इररिवोकेबली इलेक्ट कर ले तो। ठीक है, कहानी यहां पे खत्म। सही हो गया? अब ये कहानी बीच वाली समझ आई है? मैं आपकी किताब आपको जरा दिखाता हूं। आपकी किताब है, बड़ा पढ़ लिया उस्ताद हमने यार। ये जो चीज थी ना, ये कल मैंने कहा था कि पढ़ाऊंगा, ये तो देखो, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन आप यहां से पढ़ोगे, देख लो। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन मेजर करते हैं फेयर वैल्यू पे, जो कि परचेज कंसीडरेशन होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड अनलेस एसेट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो ये इस तरह से समझ नहीं आती चीजें, तो मैंने इसीलिए वो एक समरी बना के आपको दे दी। तो क्या कह रहे हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करते हैं अनलेस फेयर वैल्यू थ्रू PNL हो, तो फिर नहीं करते। तो एडी औखी गाल ऐसी क्यों लिखी? हमने तो सीधी सी बात लिख ली और फिर मैंने उसकी समरी भी आपको बना के दे दी। ठीक है, अब उसमें मसला होना नहीं चाहिए। अभी देखो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में दो ही मॉडल है, FVTPL, FVT OCI। FVTPL में क्या करते हैं, ये डिफॉल्ट कैटेगरी है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की। एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उसको क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट, और इनिशियल फेयर वैल्यू में उसको नहीं इंक्लूड करते, और इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू करके ये एंड में गेन लॉस PNL मिल जाता है। FVT OCI में इंस्टेड क्लासिफाइंग FVTPL, FVT OCI में भी रख सकते हैं इस डेजिग्नेशन। This then must be made on acquisition and can only be done if investment intended as long-term investment once designated decided cannot be later be changed to FVTPL। तो ये FVPL उन्होंने लिखा, मैंने FVTPL लिखा होता है, इन्होंने FVPL लिखा। ओके, T इन्होंने नहीं डाला हुआ, माफ कर देना मुझे। ठीक है, अच्छा, तो मैंने तो ऐसे ही बोलना है। ठीक है, मुझे तो यही आदत है। अब अंडर FVT OCI ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करते हैं, कैपिटलाइज, और इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू करते हैं तो गेन लॉस को OCI में लेकर जाते हैं। और इधर देखो आगे उन्होंने क्या बोला, और रिजर्व इक्विटी में जाता है। लेकिन दिस इज सिमिलर टू रिवैल्यूएशन, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि ये नेगेटिव, I-16 वाला नेगेटिव नहीं हो सकता। FVT OCI इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग और लेफ्ट इन इक्विटी। कह रहे जब बिक जाएंगी तो जैसे IS-16 वाले रिजर्व को ट्रांसफर करते थे रिटेन अर्निंग में, उसको भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं इक्विटी में, कर भी सकते हैं, आप कर ही देना, अनलेस कि वो खुद मना कर दे। तो फिर ट्रीटमेंट सेम हो जाता है ना, कि जो डिस्पोजल के वक्त रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता था, ट्रांसफर कर देते ना रिटेन अर्निंग में, ऐसे ही इसका कोई सरप्लस रिजर्व को पड़ा हुआ है, इसको भी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दे। आप कर दें, आप रिटेन मत रखें, लेकिन वो ऑप्शन दे रहा है, चाहे तो रखी रखिए, चाहे तो कर दें, आप कर दें। ओके, चल, अच्छा, अब ये देखें, इसके बाद अगली बात शुरू होती है डेट इंस्ट्रूमेंट की। डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर कैटेगराइज्ड इन वन ऑफ द 3 ways: FVTPL, amortized cost, FVT OCI।
Default category is again FVTPL. The two categories depend on instrument passing two tests. Business model test, नियत, जो मैंने आपको बोला क्या नियत है आपकी, हमने कहा मैच्योरिटी, आपने कहा कि होल्ड और मे सेल, मैंने कहा ट्रेडिंग, तो ये बिजनेस मॉडल है, नियत इंटेंशन। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट looks at the cash that will be received as a result of holding and consider what it comprises. अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है तो क्या करोगे, दोनों टेस्ट पास करने जरूरी है, बिजनेस मॉडल टेस्ट एंड मस्ट इंटेंड टू होल्ड इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी, और कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट मस्ट गिव राइज टू कॉन्ट्रेक्चुअल दैट आर सोलली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मैंने लिखवा दिया पहले ही आप, ठीक है। If debt instrument is held at amortized cost, interest income calculated using effective rate will be taken to P&L, ठीक है। और बैलेंस शीट पे किस पे नजर आएगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट इनकम लेस पेमेंट रिसीव इज इक्वल टू, हमने जरा तरतीब और रखी है बस। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर भी यही दोनों टेस्ट पास करने, पहला तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो है वो सोलली प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो, ठीक है, एज फॉर अमोर्टाइज कॉस्ट। लेकिन बिजनेस मॉडल क्या है, एंटिटी मस्ट इंटेंड टू होल्ड टिल मैच्योरिटी बट मे सेल इफ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अनदर एसेट विद हायर रिटर्न, मतलब अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। If a debt is held at FVT OCI, asset is initially recognized at fair value plus transaction cost, interest income is calculating effective rate, बिल्कुल वैसे ही जैसे, और उसको पीएनएल में ले जाएंगे जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए करते, तो एसेट को रीवैल्यू करके गेन लॉस को कहाँ ले जाएंगे, और दिस विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल ऑन डिस्पोजल। तो जहां पर सिर्फ वो यही लिख रहा है, तो फिर शेयर वाले को मैंने यही कह दिया कि रिक्लासिफाई करके उसको कहाँ ले जाओ, दिस विल बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। कहता है अगर रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे रह गए और गेन लॉस रिकॉर्ड कर लिया अदर कंप्रेहेंसिव में, इसको रिक्लासिफाई करके पीएनएल में लेकर जा सकते हो, यानी कि कहाँ ले जाओ, रिक्लासिफाई करके पीएनएल में ले जाओ। वहां पे क्या कह रहा था, रिक्लासिफाई करके कहाँ ले जाओ, इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन बी रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, या उसको इक्विटी में प्राइमरी। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसको रिक्लासिफाई करके कहाँ ले जाओ, पीएनएल में ले जाना, पीएनएल के थ्रू कर रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है जी। छोटी छोटी बातें ये एमसीक्यू में काम आ सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बात पढ़ाई है। उसके बाद डी रिकग्निशन अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके अलावा सिर्फ ये फैक्टरिंग रह गया। अब हम आते हैं अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरफ। फाइनेंशियल लायबिलिटी में आपको बड़ी मौज है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर जो मुश्किल मॉडल है इसका, जो मतलब समझने में जरा मुश्किल लगता है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिर्फ दो मॉडल्स हैं असल में, फाइनेंशियल लायबिलिटी के सिर्फ दो ही मॉडल हैं, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या एफईटीपीएल। आपका इस एफआर के सिलेबस के अंदर एफईटीपीएल नहीं है, उसके अंदर हैं ही दो मॉडल, तीसरा है ही कोई नहीं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एफईटीपीएल, दो ही मॉडल है, ठीक है। मैंने जो आपके लिए समरी बनाई है इसमें मैंने लिख दिया है। अच्छा, ये सारी बातें मैंने लिखी हुई आपके लिए, समरी कल जो आपको पढ़ाई थी आज आपको हैंडआउट में दे दी, ठीक है। और ये सवाल हमने किया था 16वां, जिसके अंदर तीनों मॉडल्स थे। पहला मॉडल सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, दूसरा एफईटी ओसीआई में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला काम करके आगे फिर हमने 3 कॉलम्स ऐड किए थे, और तीसरा तो वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आपके तीनों मॉडल्स कल जो बोर्ड पे इकट्ठे थे, इसीलिए जोर लग रहा था बोर्ड पे इकट्ठे हो जाएं। हाँ, ये तस्वीर मैंने दूसरे अपने FR2 के पेपर से उठा ली, क्योंकि उन्होंने तस्वीर दी नहीं आपके वाले बोर्ड की, यहाँ पे बस मैंने उसी को लिख लिया है, ठीक है। तो ये वही 3 मॉडल्स थे। लेकिन अब जो और इसके अंदर ये समरी मैंने कल आपको पढ़ाई थी। अब देखो कितनी चीजें अलग अलग लिखी हुई हैं, लेकिन अब इसमें डिस्पोजल ऐड करना है, वो कर देंगे यहाँ नीचे करके ना, यहाँ पे एक लाइन में डिस्पोजल की भी ऐड कर दूंगा, तो कल करेंगे। फिलहाल तो चले जरा, डिस्पोजल जब पढ़ते हैं तो कर लेंगे, यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, हम कहेंगे कि इधर डिस्पोजल के वक्त यहाँ पे लिखेंगे एफईटीपीएल है, तो डिस्पोजल के वक्त तो गेन लॉस पीएनएल में ही जाना है, और एफईटी ओसीआई में है तो डिस्पोजल के वक्त असल गेन लॉस तो पीएनएल में जाएगा ही, अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो उसको रिटेन अर्निंग में पाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे जी कि डिस्पोजल है, अगर तो एफईटीपीएल है फिर तो गेन लॉस पीएनएल में ही जाता है, लेकिन अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है एफईटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे तो वही अगेन गेन लॉस पीएनएल में जाएगा, सारा का सारा बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड का डिफरेंस होना है। मसला इसी ओसीआई वाले में आना है, जिसके बारे में कहता है उसको रिक्लासिफाई करके कहाँ ले जाओ, पीएनएल में। बल्कि ऐड कर ही लेते हैं यार, इतनी देर लगे हैं इसके इंतजार करने में, काश के ये इन्वेस्टमेंट वाली मैंने लाइन ना डाली होती यहाँ पे, तो मैं यहीं पर ही ऐड कर देता। बहरहाल अब मैं इसके लिए 5वां पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ। 5वां पॉइंट डिस्पोजल के वक्त अगर एफईटीपीएल है तो देखो उसने यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट में एफईटीपीएल मॉडल में
एनी गेन लॉस विल बी शोन, और एफवीटीओसीआई में उसने ये बात की है, इन्वेस्टमेंट अगर बेच दी जाए तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व को, क्योंकि जो पीएनएल वाला है उसके अंदर तो नॉर्मल बात है, जब पहले फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में जा रहा है तो एक्चुअल सेल के वक्त भी गेन लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एफईटीपीएल मॉडल अगर होगा, डिस्पोजल हुआ है तो एफईटीपीएल मॉडल अगर है, थोड़ी हेडिंग बना ना लें ऊपर, एफईटीपीएल मॉडल है तो क्या करेंगे जी, डिस्पोजल हुआ है तो एनी गेन और लॉस, any gain or loss on disposal shall be taken to P&L। ये तो सिंपल है, shall be taken to P&L। और इसमें कौन सा कोई पहले से कोई रिजर्व पड़ा हुआ है जिसको आपने ट्रांसफर करना है, ऐसे ही है। अगली बात, अगर एफवीटीओसीआई मॉडल है, अगर एफवीटीओसीआई मॉडल है तो क्या करेंगे, तो भाई सोचो ना जरा, अपना वही IAS 16 वाला डिस्पोजल जहन में लाओ, तो जो एक्चुअल गेन लॉस है कोई भी हो वो तो पीएनएल में जाएगा ना। तो एनी गेन और लॉस, देखो ना, रीवैल्यूड अमाउंट भी जो होती है, फेयर वैल्यू जो होती है उससे भी तो आगे पीछे हो सकती है सेल प्रोसीड। तो एनी गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, एनी गेन लॉस ऑन डिस्पोजल शैल बी टेकन टू पीएनएल, शैल बी टेकन टू पीएनएल। ठीक है जी। और दूसरी बात जो लिख रहा हूं मैं, दूसरी बात भी लिखनी पड़ेगी कि ये वाली बात, ये वाली बात, ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व इफ एनी शैल बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। और लेफ्ट इन इक्विटी में लिख नहीं रहा, चलो लिख ही देता हूं, एनी फेयर वैल्यू रिजर्व इन बैलेंस शीट, इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मे बी, पूरा इधर तक यूज कर लेना जरा, शैल बी टेकन, अच्छा, एनी गेन लॉस शैल बी टेकन टू पीएनएल। और अगली बात, अगर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में तो इट मे बी ट्रांसफर टू इक्विटी, मे बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी और लेफ्ट इन रिजर्व्स। ये देखो, मे बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स और लेफ्ट इन इक्विटी, मैंने क्या लिख दिया, ओह, मे बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, सॉरी, मे बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स और लेफ्ट इन इक्विटी। ठीक है जी। तो ये आप इसमें ऐड कर लें, माजरत ये मुझसे रह गया। तो ये जनाब कॉन्टिन्यूटी में चल रही थी कहानी, तो ज़रा बीच में थोड़ा सा ब्रेक समझें आ गया, तो ये वैसे ही फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। इधर देखें, वो बीच वाली लाइनों को फिर अब थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, मुझे खुद से ऐड कर लीजिएगा, अब मुझसे नहीं दोबारा हैंड आउट अब बनता ही। ठीक हो गया, पांचवी बात इधर आ गई, डन। अच्छा, अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर बात लिखने की जगह मौजूद है, डिस्पोजल अगर हो जाए तो क्या करेंगे भाई, अमोर्टाइज कॉस्ट हो चाहे एफईटीपीएल हो, अमोर्टाइज कॉस्ट में यूं समझ लें कि बुक वैल्यू पे पड़ा होता है हमारा डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर किस पे पड़ी होती है जी, बुक वैल्यू पे, ऐसे समझ सकते हैं ना जी। तो एनी गेन लॉस शैल बी टेकन टू पीएनएल, डिस्पोजल पर कोई गेन लॉस आ जाए तो कहाँ जाएगा, पीएनएल में। और यही मामला इधर भी होना चाहिए, जो उसने स्टैंडर्ड में तो किताब में बताया नहीं क्योंकि अंडरस्टूड बात है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कहता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे पड़े तो कोई फेयर वैल्यू रिजर्व नहीं होना, एफईटीपीएल पे तो कोई फेयर वैल्यू रिजर्व नहीं होना। फेयर वैल्यू रिजर्व कब आना है, जब एफईटी ओसीआई पे होना है। तो उसके बारे में कहता है, एसेट विल बी रीवैल्यूड फेयर वैल्यू, दिस विल बी, अच्छा ये, दिस विल बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो इसका मतलब पहली बात तो वही लिखेंगे हम इधर भी, एनी गेन लॉस
shall be taken to P&L. Any gain loss और लॉस ऑन डिस्पोजल, असल में भी तो आना है ना गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। बिल्कुल ज़हन में रखा करें कि रीवैल्यूड एसेट भी बिकता था तो गेन आ जाता था, लेकिन कुछ सरप्लस में पड़ा होता था तो वो भी रिटेन अर्निंग में डालते थे। बिल्कुल वैसे ही एनी गेन लॉस ऑन डिस्पोजल shall be taken to P&L। और अगली बात, एनी रिजर्व बैलेंस, यहाँ पे कैसे लिखा था वैसे ही लिख देना, एनी रिजर्व बैलेंस may be transferred to, shall be reclassified to, बिल्कुल लिख देते हैं, एनी रिजर्व फेयर वैल्यू रिजर्व बैलेंस in SOFP shall be reclassified क्योंकि आपने देखा था गेन हो चाहे लॉस हो पीएनएल में ही जाने दे रहे थे, कहते जब बिक जाए तो फिर ले जाना। शैल बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे रिटेन अर्निंग नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बोला उसने, ठीक है। तो चलो ये तो यहीं पे काउंट, असल में वहां पर भी यही चाह रहा था, लेकिन नीचे ना मैं कुछ पॉइंट्स डाल बैठा था आपके लिए, तो फिर अब मैंने कहा चलो अब जाने दो। ठीक है जी, चल ये जनाब आपका टेबल थोड़ा सा अपडेट हो गया माजरत के साथ, इसको आप अपने नोट्स पर ही अपडेट कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। नीचे मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह, वो तो प्रोजेक्टर लगना अभी बाकी है भाई, आज लग जाएंगे ना प्रोजेक्टर आपके निचली क्लास में। चलो ले जी, ठीक है चलो। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल लायबिलिटी में तो देखें, वी इशूड, हमने इशू को मसला यहाँ तक है तो बता दें, यहाँ तक को मसला है तो बता दें। आपकी किताब को भी मैंने गो थ्रू करवाया है, सारा कुछ आपको आता है, ठीक है वहां से, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर है, छोटी मोटी एग्जांपल्स भी करके देखनी जरूर है ताकि आपको तसल्ली हो जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की तो वो दो ही थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। फाइनेंशियल लायबिलिटी सिंपल, फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी तो हो नहीं सकती, आप शेयर इशू करें तो वो तो इक्विटी, अभी तो बता के आ रहा हूँ। लायबिलिटी के लिए कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास करना जरूरी है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है, मतलब डिबेंचर्स हैं, इक्विटी नहीं है। वो इक्विटी आपने इशू की तो वो, अगर आपने शेयर इशू किया तो वो इक्विटी में आ जाएगा। आपने हाँ शेयर्स खरीदे हैं तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन अगर आप शेयर्स इशू करें तो वो आपकी इक्विटी, ठीक है। अगली बात, फाइनेंशियल लायबिलिटी कब बनेगी, जब आप इशू कर दें डिबेंचर्स। अच्छा ये समझ आ गया था या इसकी कोई मजीद एग्जांपल दूं? ये समझ आ गया था, 0 से 553 फिर 5, ये जो गेन या लॉस फॉर द ईयर आ रहा था, इसको मजीद समझाने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल था। चले अच्छा जी, अब अगर आपने इशू की है लायबिलिटी तो सबसे पहला मसला क्या आएगा, मैं जरा आपको पहले समझाना चाहूंगा। आपने लोन दिया, लोन किसी को दिया, लोन दिया तो ये क्या था, हाँ ये इसको यूं कह लें इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट थी आपकी, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। आपने लोन दिया था तो मसलन 100 रुपए का आपने लोन दिया था तो एंट्री क्या की थी आपने, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपीज से। उसके बाद आपकी इशू कॉस्ट आई थी, तो इशू कॉस्ट की एंट्री क्या की थी, मैं कहता हूं अज्यूमिंग कि ये एफईटी ओसीआई है या अमोर्टाइज कॉस्ट है, तो एंट्री क्या बनी थी, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, और ये क्या था जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेट्स से ये 5 रुपए, ठीक है सही है। एफईटीपीएल में तो एक्सपेंस मिल जाती थी ना, इसलिए उसकी तो लड़ाई कोई नहीं है। अब इसमें होता क्या था, इसमें होता ये था कि आप अगर गौर फरमाएं तो ये आपकी डिवेंचर के अंदर ये दोनों फिगर्स आ रही है,
ठीक हो गया जी, ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऐसे ही होता था। और आपका अगर मैं बात करूं सवाल की, तो आपका सवाल शुरू होता था, आपका मोटाइजेशन स्केड्यूल जो बनता था, डेट, इंटरेस्ट इनकम, हाँ, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, वही बोलो ना साथ, और आता था बैलेंस, ऐसे ही है। तो ये आपका जो टेबल बनता था, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका बैलेंस होता था, वो बैलेंस आप यूं कहते थे जी, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन। ठीक है, परचेज प्राइस कितनी है जी 100, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप प्लस कर देते थे 5, और सवाल आप शुरू करते थे 105 से। ठीक है जी, लेट्स से ये कम जनवरी, चलो ईयर 1, यहां तक ये हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, अब ये देखिएगा, मैंने लोन दिया नहीं है, मैंने लोन अगर लिया है तो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी होगी, ये मेरा एसेट होगा। कल को पैसे वापस करने हैं, कल को पैसे लेने हैं, पैसे तो वापस करने होंगे। ठीक है, तो हम इसको जरा अलग अलग कर लेते हैं, समझ आई बात की? अब उसी का उलट चलना है। लेकिन अब जब आपने लोन लिया है, लोन लिया है, तो ये तो आपके ऊपर लायबिलिटी पड़ गई, इसको कहते हैं हम लोन पेएबल कह दो, लेकिन मैं अब इसको वही नाम दूंगा ना यहाँ पे लेना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। आगे फिर उसकी किस्म लिख दिया करेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? डिबेंचर। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? लोन नोट्स, प्रेफरेंस शेयर। तो आगे नाम फाइनेंशियल लायबिलिटी डैश, वो एक ही है, ये लायबिलिटी है। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। वहां पर तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अलग था, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर अलग था, और यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो डिफरेंट किस्म की है। अब इसमें आपकी एंट्री का क्या होगा? एंट्री का क्या होगा? कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट या लोन क्रेडिट कह लें। ठीक है, ये 100 रुपये आपने, तो लेट्स से डिफरेंट कर लेते हैं, 200 रुपया आपने लोन लिया। अब अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश तो क्रेडिट ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर आप डेबिट किसको कर रहे हैं? अगर आपने इसी का हिस्सा बनाना है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या लोन डेबिट। असल में कहानी कुछ यूं चल रही होगी, कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी से लोन लिया, और आपको उस लोन को जो है वो अरेंज करने में कुछ खर्चा करना पड़ गया, तो इफेक्टिवली आपने कितना लोन लिया? आपने किसी 2 लाख रुपए लोन लिया, 5 लाख रुपए जो है वो 5,000 रुपए जो है वो उसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ गया, कोई फीस वगैरह पे करनी पड़ गई, तो आपको तो फिर 1,95,000 ही मिला। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेसिकली फाइनेंशियल लायबिलिटी केस में क्या होगी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी में से लेस होगी, ऐड नहीं होगी। मतलब जहां पे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में आप ऐड करके उसको पार्ट बनाते थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करके पार्ट बनाते थे, यहाँ पर लेस करके इसका पार्ट बनाना है। यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी का रूल क्या है? परचेज तो आपने करना नहीं, आपने तो करना है इश्यू। क्या करना है आपने? तो इश्यू प्राइस, परचेज प्राइस नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी? क्योंकि अब आप दूसरी तरफ आ गए, समझ आ रही है? मैंने कल जानबूझ के इसको छोड़ दिया था पिछले लेक्चर में, क्योंकि ये फिर मिक्स होता है, लायबिलिटी एसेट मिक्स ना हो। कल वाले मैंने कहा था फिर एक सीटिंग में सारे सवाल करना, अब वो पक्का है। ठीक है, तो इश्यू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन 200 लेस 10 रुपए कर लो, 10 रुपए डिफरेंट कर लो, 200 लेस 10, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 190। बस, बाकी सब वैसे ही है। बाकी यहां से आगे चल पड़ेगा वही इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट, इंटरेस्ट इनकम नहीं होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होने, और इंटरेस्ट पेड जो कि कूपन रेट के हिसाब से पे कर। अब मोटाइज कॉस्ट वही है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा, ये 190 की एंट्री क्या होगी? हम नेट करके एंट्री करेंगे ना, तो एंट्री क्या होगी? कैश आया है, जाया नहीं है, आया है। कैश आया तो कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 190 से। फिर ये ज्यादा आसान है, मैं आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था, मैं हमेशा मुश्किल चीज पहले कराता हूँ, तो आपके बच्चों से करके कर ले, बाद में अच्छा यार वही तो मुश्किल, बस तो मुश्किल चीज हो गई है, ये आसान है। कैसे? ये आपको बचपन से सीखते आ रहे हैं, लोन की करते आ रहे हैं एंट्री, ये वो है। लोन लिया, कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, बस इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप पेएबल के तौर पे रिकॉर्ड करने की वजह से लोन में ऐड करते हैं, जैसे कल किया था। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, कहानी खत्म। बात समझ आई? ये ज्यादा आसान है।
उसको समझना मुश्किल था, इसीलिए पहले मैंने वो कराया। आसान समझाते तो फिर मुश्किल समझते हो आप तंग होते हैं, मुश्किल समझा दिया आसान समझते हो आप तंग नहीं होंगे। ठीक है, आगे कहानी फिर वही है, आगे कहानी सारी की सारी वही। कोई मसला समझ आ रही है बात? चलो गुड हो गया। तो ये जनाब आपके ऊपर क्या था, फाइनेंशियल एसेट था, यहाँ पे क्या आ गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये आपका फाइनेंशियल एसेट था। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ठीक है ना जी। और ये क्या है, जो आप दूसरी तरफ आ गए, आपने डिबेंचर खुद इशू किया है, तो आप पे लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, डिबेंचर इशू, डीएफसी इशू, लोन नोट इशू, टर्म फाइनेंस प्रेफरेंस शेयर इशू। फर्क सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट समझाने का था, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को देख लें, इसकी पिक्चर लेने लेनी है। बस इसका एक ही सवाल है मेरे पास, उसके बाद फिर आपकी किताब पे चलते हैं। वहां पे जाके आपको जो दोनों एलिमेंट्स रखने वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी है, उसमें इक्विटी निकाल के हम रख लेंगे, वो वाला सिखाता हूँ, फैक्टरिंग सिखाता हूँ, कहानी खत्म करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, आप कर ले सवाल। चलो, उसके बाद देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है, वी इशूड डिबेंचर्स या वी रेज लोन। ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी में दो मॉडल्स हैं, मोटाइज कॉस्ट, यहाँ पर डिफॉल्ट कैटेगरी मोटाइज कॉस्ट, और यहाँ पर किसी वजह से एफईटीपीएल मॉडल भी आता है, लेकिन ये एफईटीपीएल मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्या है जी, आउट ऑफ सिलेबस। ओके, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये एफआर के सिलेबस से बाहर है। यार उन्हें कहो जरा, आईटी वालों को जरा जल्दी कर लें, जो मुमकिन हो, तो ऊपर काम चल रहा है, हम तंग हो रहे हैं। ठीक है जी, सही है, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ऑफ एफआर। ये ना आप अगला पर्चा पढ़ रहे हो और आप कहें जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिर्फ F7 के पर्चे से आउट है। ठीक है जी, ओके डन। इसका मतलब फिर रह सिर्फ क्या गया, अमोर्टाइज कॉस्ट। अब इसको पढ़ लो, आपको पहले ही आता है भाई, इतनी सी बात तो समझानी थी, वो ये थी बस। हाँ, इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, अमाउंट ऑफ लोन रेज यानी इशू प्राइस, इसको मैं क्या कहूंगा, इशू प्राइस लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम लोन प्रोसीड, अभी करके दिखाया। इंटरेस्ट एक्सपेंस इफेक्टिव रेट वाला पीएनएल में जाएगा, और रिपोर्टिंग डेट पे डेट विल अपीयर एट अमोर्टाइज कॉस्ट, जो कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस इफेक्टिव वाला लेस इंटरेस्ट पेड। तो बस ये लायबिलिटी वाली साइड पे आ गए, ये फेयर वैल्यू पे नहीं जाता, और मॉडर्न कैलकुलेशन हम करते हैं, कहानी खत्म। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं है अब आपके नोट्स में, इसके आगे फिर आपकी किताब से जो पढ़ाना है सो पढ़ाना है। ठीक है, अब इसको सामने रखते हुए हम ये सवाल करते हैं, छेवां ही था ना, ये देखो, इसमें अब चूंकि एक ही सवाल है, तो मैंने इसमें दो रख लिए ताकि दो तरह की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वापस होने वाले शेयर्स, तो ये तो लायबिलिटी है ना, रिडीम हो जाना है। ठीक है, हाँ अगर इनको कन्वर्जन के ऑप्शन के साथ इशू कर देंगे ना जी, कन्वर्टेबल, तो ईपीएस को डाइल्यूट करते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ी सी इसकी अकाउंटिंग डिफरेंट है। और डिफरेंट अकाउंटिंग क्या है, अभी ये तो नहीं है ना कन्वर्टेबल, अभी आपकी किताब में फिर कन्वर्टेबल की मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर मिक्सचर होगा, प्रेफरेंस शेयर्स या पीएफसी या लोन नोट्स होंगे, विद एन ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और कैश। तो वो फिर ऑप्शन जब आता है तो उसमें अकाउंटिंग क्या करनी है, वो इलस्ट्रेशन 3 है और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 है। इलस्ट्रेशन 3 में कराऊंगा, ये आपका होमवर्क होगा। अभी तक तो ये ज़हन है, हो सकता है दिल करे तो एक आधा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 में 2 क्वेश्चन हैं, हो सकता है एक उसमें से भी करा दूँ, अगर आपको मज़ा ना आया एक करके, क्योंकि अकाउंटिंग तो यहाँ सिखा देनी। ठीक है, उसके बाद फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल है, ये सादा सी एक बात है, इसको भी कर लेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बात है वो हमने करनी है। बाकी फैक्टरिंग करनी है नहीं करनी है, डिसीजन मेकिंग जो है वो F9 में होपफुली आप करेंगे। ये जो डिसीजन मेकिंग होती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, कि फैक्टरिंग करेंगे तो फैक्टरिंग करने पर इतनी फीस फैक्टर को देनी पड़ेगी, और इतनी बचत होगी विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, ये बातें वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए तो वहाँ पे हैं, लेकिन मेरे मतलब की बात मैं यहाँ भी पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा IFRS 9 खत्म हो जाएगा। फिर हम फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल करेंगे, फिर हम जो है वो अगले लेक्चर के अंदर IFRS 15 शुरू करेंगे, और उसमें भी सारा IFRS 15 नहीं करेंगे ताकि आपको हाजमे का टाइम मिलता रहे। देखिए ना, अब ये कल सारा होने लगा था, ये थोड़ा सा काम था, लेकिन थोड़ा पुश मिल जाता है और टाइम मिल जाता है, और उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाती है चीज़ें। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा,
उसके बाद फाइनल अकाउंट का एक सवाल करेंगे, फिर जोहर के बाद जब दूसरी क्लास शुरू करेंगे, हम जो है ना ऑनलाइन वालों एक दिन में 2 क्लासें करेंगे आज इंशाल्लाह, 39 और 40, तो 6 घंटे, तो तकरीबन मतलब वो निकलेंगे उसमें शायद 5 घंटे निकल आए शायद पढ़ने वाले, तो खैर तो उसमें भी फिर हम क्या कर लेंगे, एक और फाइनल अकाउंट का सवाल कर लेंगे, ताकि फाइनल अकाउंट फिर मैं और कोई सवाल लेकर आऊँगा, फिर मैं आपसे रोज एक सवाल करवाऊंगा और उनके एडजस्टमेंट्स करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन IFRS 15 हम शुरू कर देंगे सेकेंड हाफ में, कल IFRS 15 इस तरह से पहले हाफ के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। रह भी हमारा कंसोलिडेशन ही गया, कैश फ्लो भी है सही, दिल तो बड़ा है एक सवाल करने का, शायद वो भी करवा दूंगा, वो करवा दूं और फिर कंसोलिडेशन का स्टार्ट कल एंड पे जाके, कल यौम आज़ादी पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा देख लेंगे, इसको भी मशवरा कर लेते हैं आपस में, ज़रा मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा उसके बाद ही, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अब एक मेरे पास भी तो एक टाइम है ना, लिमिटेड टाइम है। अच्छा जी, अब इन दोनों को कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइनेंशियल लायबिलिटी है लेकिन अमोर्टाइज कॉस्ट वाला है, और दूसरा कोई मॉडल आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो बॉटल लिमिटेड इशूड मतलब लोन लिया या लोन दिया, लोन लिया है, इशू किया है ना आपने डिवेंचर्स को, तो आपने लोन लिया है। शेयर्स इशू करने वाला कैश लेता है, डिवेंचर इशू करने वाला कैश लेता है, शेयर इशू करने वाला वापस नहीं करता कैश कंपनी की जिंदगी में, इसलिए वो इक्विटी, और डिवेंचर इशू करने वाला, लोन नोट इशू करने वाला, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इशू करने वाला, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाला इशू करने वाला, कुछ अर्से बाद ये वापस करता है तो उसके ऊपर लोन लायबिलिटी, कोई मसला नहीं। चले अब ये दो इशू किए इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स यकम जनवरी 2001 पर, जिसमें 2 साल वाला TFC है और 2 साल वाला ही जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, और 2 साल का ही मैंने सारा काम इसमें करना है, ठीक है। तो क्योंकि उसने, चलो एंट्रीज भी कर लेंगे एंट्रीज, और बताओ एंट्रीज में यहाँ कर लूंगा। वैसे मांगे सिर्फ क्या गए, एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन, ओके सही है। चले TFCs, इफेक्टिव रेट, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये 15.8507% पर एनम। ये कैसे निकला होगा ये आपको मैंने कल निकालना सिखा दिया है, लेकिन आपको पर्चे में निकालना नहीं पड़ेगा, आपको इफेक्टिव रेट मिला करेगा। वैसे आपके पास एक्सेल की शीट है, निकालना ही पड़े तो आपको पता है कैसे निकालना, लेकिन जरूरत नहीं, फिर चेक भी नहीं करना पर्चे में बैठ के, चलो हम भी चेक कर ले, सर ने चेक कराया तो चलो हम भी चेक करते हैं, चेक नहीं करना, ठीक है। गिवन होगा, फेस वैल्यू गिवन है 20,000, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मैंने आपको कहा था मुझे वर्किंग वन क्या चाहिए, अब जरा बोर्ड पे प्रॉपर एक सवाल अब करते हैं इंशाल्लाह। आज जब फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे तो होपफुली इनमें से कोई ना कोई एक चीज भी आएगी, ठीक है, जो मैं अभी सवाल करवाता हूँ ना उसको खत्म करके जी। तो इधर देखो, वर्किंग वन में करूंगा, मैंने कहा था कल मुझे 3 चीजें चाहिए, कौन कौन सी मुझे असल में तो चाहिए, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें चाहिए, यहाँ पे इशू प्राइस आ जाएगी, और रिडेम्पशन थी, यहाँ पे भी रिडेम्पशन ही है, तो वहाँ पे रिडेम्पशन पैसे मिलते हैं, यहाँ पे रिडेम्पशन पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन नॉर्मली देखो ना, अब जैसे लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑफ 10%, तो मैंने कहा था प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज किस पे लगती है, तो फेस वैल्यू भी मेरे पास होनी चाहिए। अब ये मैं इसलिए वर्किंग का पार्ट बनाता हूँ कि आपके पर्चे में हो सकता है वो यूं कहे, इशूड 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स और फेस वैल्यू हर एक की $100 है, ठीक है। तो फेस वैल्यू फिर 1000 कितने, 4000 तो नहीं होगी, 4000 into 100 होगा, ठीक है, और उसकी फिर परसेंटेज लगेगी प्रीमियम डिस्काउंट। तो इसलिए पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें। तो मुझे वैसे तो चाहिए यहाँ पर इशू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फेस वैल्यू भी। तो फेस वैल्यू 20,000 है, ये जरूरत होती है इशू प्राइस निकालने के लिए ताकि डिस्काउंट परसेंटेज उस पर लग सके, और विल बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, रिडेम्पशन किस पे आ रही है, एट अ प्रीमियम। अच्छा, अब तभी तो कूपन रेट तो 5% है, लेकिन इफेक्टिवली कमा नहीं रही, इनका तो जार है, इनकी लायबिलिटी है। देखो ना, आपने 20,000 वाली चीज सस्ती इशू की, डिस्काउंट पे इशू की, उसके बाद रिडीम करते उसको महंगा रिडीम किया, चलो शुक्र है ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं थी, लेकिन 5% की बजाय इफेक्टिवली तो फिर आपने 15.85% पे किया इंटरेस्ट। मतलब आप पे तो नहीं किया, लेकिन आपने एक्सपेंस इतना इनकर किया, आपने सस्ती महंगी अपनी चीज को सस्ता इशू किया और महंगा वापस किया, ठीक है। तो फिर अब 3 चीजें आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ जी मैं।
क्वेश्चन 6 एंट्रीज वहां कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, जुबानी कलामी करा दूंगा, आप कर लीजिएगा। तो वर्किंग नंबर 1 है मेरे पास TFCs की, तो मुझे 3 चीजें चाहिए। पहली चीज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मेरे पूरे सवाल में कहीं इस्तेमाल नहीं होती सिवाय इसके कि मुझे उससे इशू प्राइस या रिडेम्पशन वैल्यू निकालनी पड़ती है। बहरहाल लिखने आदत डालें। फेस वैल्यू कितनी है? 20,000 डॉलर। और वो क्या कह रहा है जी कि हमने इसको इशू किया है डिबेंचर्स को, तो इसका मतलब इशू प्राइस, मैंने एक उसूल लिखवा दिया था कि आपकी प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा किस पे लगा करेगी? डिस्काउंट पे इशू किया है तो मतलब 90% पे इशू किया, ठीक है। तो आपने अपनी 20 वाली चीज कितने में बेची, यूं समझ लें 18 में। और जब वापसी की बारी आई, रिडेम्पशन वैल्यू, तो उस वक्त आपने प्रीमियम पे करके अगलों को ये वापस लिया अपना सामान, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी डज खाई आपने, तभी तो 5% कूपन रेट है। पर आपको क्या नजर आ रहा है? 15 पॉइंट समथिंग %, ठीक है, इफेक्टिवली। यानी जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी उसका कूपन रेट 5 है, लेकिन इफेक्टिवली उसने कमाया 15। इनका कूपन 5 है, लेकिन इन्होंने एक्सपेंस एक्चुअल में पे किया 15, ठीक है ना। बहरहाल दूसरी साइड पे आ गए, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये कल करता तो हो जाता, इसलिए मैंने फिर कल रोक दिया। एड्डा में चंगा नहीं कि मैं तरस खाता, आधा घंटा, कल आधा घंटा लगना था, आज मुझे घंटा लग गया यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन इसमें फायदा है, फायदा ये कि आप लोगों को अच्छे से स्टैंडर्ड आ गया। 10 जगह पे आप टेस्ट होता रहे, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, होपफुली 90% इंटू 10%, तो 20, तो 4,000 का तो सीधा तो ये डज लग गया, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट शुक्र करो नहीं। अब ये आ गया जनाब आपके पास TFC। अब इसकी वर्किंग कौन सी है? वर्किंग 2 में करूंगा यहाँ पर। TFC के लिए डेट, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि P&L में जाना है, ठीक है, वो आएगा इफेक्टिव रेट पर। और वो इफेक्टिव रेट लगाएंगे हम किस पर जी? बैलेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख कर रख लेते हैं 15.8507% इंटू बैलेंस, ठीक है जी, सही है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कूपन रेट, जिस पर इंटरेस्ट पे होना है, क्योंकि पेमेंट तो अगले ने, हाँ, वो उसके ऊपर जो लिखा है उसी हिसाब से लेंगे। तो इंटरेस्ट पेड जो होगा वो हमेशा किस पर होगा? कूपन रेट पर होगा, और वो फेस एट द रेट ऑफ कूपन रेट। और इसके नीचे बस सीधी वर्किंग कर लेते हैं हम, ठीक है। हम यूं कर देते हैं जी 5% इंटू 20,000 फेस वैल्यू, ठीक है जी। ये लिख कर रख लो, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, ये कैश आउटफ्लो होना है आप, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बना रहे होगे तो इंटरेस्ट पेड इसका होगा इंशाल्लाह। कैश फ्लो इसलिए कराना चाह रहा हूँ एक सवाल, हालांकि बहुत कम एक्सट्रैक्ट के तौर पे 2, 4, 5, 6 नंबर का पूछता है, लेकिन कितने MCQs में, कितने सिनेरियोज में, सिलेबस में है ना, तो वो जब कैश फ्लो बनाना आती होगी तो उसमें से छोटी सी बात पूछे जाए, ज्यादा सारी बात पूछे, आप कर लेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी हमारे पास? बैलेंस। अब हमने इसको 1, 2, 3, देखो जी, मैं यहीं पर इनिशियल रिकग्निशन भी यहीं पर लिखूं ताकि जरा जगह बच जाए, ठीक है। इनिशियल रिकग्निशन हमने किस पे करनी होती है जी? इनिशियल रिकग्निशन किस पे करनी होती है जी? पर इश्यू प्राइस। आज क्या है जी? इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या है? ना 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 ना, इश्यू प्राइस है 18,000 माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कि 0 है फिलहाल। तो हमने इशू भी किस पर किया? इनको 18,000। ये बात समझ आई? तो ये मेरी इनिशियल रिकग्निशन की वर्किंग भी यहीं पे कर लो, जरा मेरी यहाँ जगह बच जाएगी। मैंने अगली दूसरी वर्किंग भी करनी है ताकि एक्सट्रैक्ट यहाँ बना सकूं, ठीक है। अब हाँ जी, किस दिन ये इशू किए आपने? 1 जनवरी 15 पे। इनिशियल रिकग्निशन किस पर होगी जी? 18,000 पे। किस पर होगी जी? 18,000 पर होगी। और ये 18,000 हमें मिला कहां से है बताओ? वर्किंग नंबर 1 से। ये यूं लिख लूंगा, तरतीब बन गई ना, कल वाली तरतीब चल रही है, ठीक है, बस एंट्रीज उलट है, ओके। अब 2001 कर लो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आगे पढ़ लो।
कूपन रेट 5% पर एनम है, TFC रिडीम होंगे आफ्टर 2 years एट अ प्रीमियम, इंटरेस्ट विल बी पेड एनुअली इन एरियर। तो एनुअल एरियर है, एडवांस इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट हमेशा एरियर में पे होता है। एडवांस इंटरेस्ट ना रिसीव हो सकता है ना पे हो सकता है। लीज के अंदर एडवांस में वो एसिड दे रहे थे ना, तो साथ में यूं समझ डाउन पेमेंट टाइप चीज मिले। लोन के अंदर आपको एडवांस किस्त कैसे नजर आ सकती है, खुद सोचो ना। आप लोन लेने गए हो बैंक से, आपने कहा 1 लाख रुपए का लोन है, तो बैंक ने कहा पहली किस्त 10,000 अभी दे दो, तो आप कहोगे फिर मैंने तो 90,000 की लोन लिया ना, तो उसी वक्त वापस कर दोगे तो कहानी कहां से शुरू होगी। वो नॉर्मली आपके लीज के अंदर इसलिए होता है कि वो एसिड दे रहे होते हैं, साथ थोड़ी सी डाउन पेमेंट ले लेते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और इंटरेस्ट तो वहां पर भी एरियर में था, यहाँ भी इंटरेस्ट कैन नेवर बी पेड इन एडवांस, मतलब नहीं होता, नॉर्म नहीं है। इंटरेस्ट का ताल्लुक ही वक्त गुजरने के साथ है। ठीक हो गया? चल, तो 31 दिसंबर 2001 आएगा, 31 दिसंबर 2002 आएगा। ले जी, 18,000 पे लगाओ, ढेर सारे परसेंट जो था अजीब सा परसेंटेज 15.85 कितना, यहां पे आप बेशक बैलेंस वो राउंड 2853 छोड़ो, और ये 1000 आ गया, वो 0.1213 छोड़ो, राउंड कर दो। रेट को जो नहीं राउंड किया, अमाउंट को तो राउंड करेंगे। ठीक है, तो जी नेक्स्ट 18,000 प्लस 2853 माइनस 19853, उसके बाद इस पे लगाओ इंटरेस्ट रेट 15.8507, सेम वही चल रहा है, कुछ चेंज 3147, ये 1000 नहीं, वही वाली बात है। नहीं इसमें पैसे भी तो पैसे 2 साल पूरे हो गए ना। ठीक है, तो ये जनाब मैं वैसे ही लिख देता हूँ, वैसे असल में तो मैंने कहा था यहाँ लिखा करो, यहाँ लिखा करो पर्चे में। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छा लगता है। 1,000 इंटरेस्ट वापस करना है, और वो देखो 22,000 रुपए प्रिंसिपल भी वापस करना है। तो एक्चुअल में ये आपने 23,000 रुपए वापस कर देने, और आपका अगर आखिरी साल होता तो ये इस तरह से ना होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने 2 चीजें वापस करनी है, तो ये 0 हो गया। अब मैं यहाँ एंट्रीज कर देता हूँ इसकी, वैसे एंट्रीज की जरूरत तो नहीं, मांगी भी नहीं गई है, कर देता हूँ फिर भी। पहली एंट्री 1 जनवरी 2001 पर क्या एंट्री करोगे? कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 18,000 में चल रहा है ये, वैसे ही मैं कर रहा हूँ एंट्रीज। उसके बाद 31 दिसंबर 2001 पर वही 2 एंट्रीज है, लेकिन और आसान हो गई। इसकी एंट्री क्या करोगे? बोलो एंट्री बोलो, गलत बोलोगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, चलिए इसे बोलो। कल क्या कर रहे थे? फाइनेंशियल एसेट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यहाँ पे उलट हो गया। सेम ट्रीटमेंट 100%, कोई चेंज नहीं है। इसलिए कहा था कि 10 मिनट में हो जाना है, कल कहा था, उलट है, लेकिन मिक्स नहीं कराना चाहता था। फायदा क्या? थोड़ी सी दौड़ लगाने से जो है वो काम खराब हो जाए, और थोड़ा सा स्लो करने से काम बेहतर ज्यादा अच्छा हो जाए। 10 जगह पे टेस्ट हो, अब मुझे 10 जगह पे समझाना नहीं पड़ेगा। एक दिन का थोड़ा सा पॉज है ना, एक लेक्चर को थोड़ा सा पॉज, जिन्होंने ऑनलाइन वाले इकट्ठे ले रहे होंगे उनको तो पॉज ही नहीं आया होगा। खैर एनीवेज, मैं तो अपने हिसाब से फिर पॉज ले रहा हूँ। नेक्स्ट 31 नंबर पे इंटरेस्ट, ये ज्यादा आसान है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 2.853, चलो 2.85, चलो नजर तो आ ही रहा है ना। और उसके बाद फिर ईयर एंड आया, तो 31 दिसंबर 2001 पर फिर फौरन ही आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट करके, वो कितना है जी? 1000। इसी तरह से अगले साल की एंट्री हो जाएगी। करने की जरूरत है मुझे? बड़ी मेहरबानी आप लोग। ठीक है, अगले साल भी ऐसे होना। अगले साल क्या एंट्री? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन पूरे 23,000। कोई मसला? चलो अच्छा जी, वर्किंग 1 जारी रखते हैं, लेकिन आगे चलो अलग ही कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 3, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये दूसरी चीज हमारे पास आ रही है। ठीक है जी, अब इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? उसी तरह से फेस वैल्यू चाहिए, उसी तरह से, हाँ, तो फेस वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इश्यू प्राइस हमें चाहिए, वो निकालेंगे।
उसके बाद रिडेम्पशन वैल्यू। अच्छा, और अगर 5-6 साल बाद इसने रिडीम होना होता और हमारा सवाल होता सिर्फ 1-2 साल का, तो पूरा स्केड्यूल फिर नहीं बनाते हैं, ठीक है, सही है। इनिशियल रिकग्निशन पर क्या वैल्यू आनी है, तो ये सारी चीजें हम निकाल लेंगे, तो सवाल तो फिर एक पीस ऑफ केक रह जाता है। ये चीजें ज़हन में होनी चाहिए कि ये चीजें हमें चाहिए होती है, ठीक है जी, ओके। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इफेक्टिव रेट 4.439 पर एनम, फेस वैल्यू 10,000, इशू रेट प्रीमियम ऑफ 22%, डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड एट 15%, इसको कूपन रेट कहते हैं। अच्छा, अब डिविडेंड कहता रहे वो, जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो ये इक्विटी नहीं है, ये डेट है, मैंने बताया था आपको ईपीएस में। तो जब ये डेट है तो इसने नजर भी लायबिलिटीज में आना होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ ही, बैंक लोन्स के साथ ही, टीएफसीज के साथ ही नजर आएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा। या 1 साल में रहेगा तो आप छोड़े इसको, ठीक है, बस लायबिलिटीज में नजर आएगा। और अगली बात, मैं लायबिलिटीज लिखूंगा आज, अगली बात इसका इंटरेस्ट भी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा पीएनएल के अंदर। और अगर इरिडीमेबल होता तो हम कहते थे कि इक्विटी जैसा है, तो फिर वो ईपीएस याद करो, रेशियोज याद करो, याद आ रहा है कुछ, सारा कुछ। वैसे मैंने अभी हैरानी होती है, इतना कुछ पढ़ भी गए, अब वो भूला भूला सा भी लग रहा होगा, इसलिए चाह रहा हूँ कि 10-12 दिन आपको मिले, लेकिन तरतीब यही रखनी है रिवीजन की। पहले मेरे जो क्लास के अंदर मैंने किया वो एक सीटिंग में करना है, उसके बाद फिर दुनिया जान के सवाल करो, इंशाल्लाह मसला नहीं है। तो एक रिवीजन मैंने कोशिश की, साथ साथ होती रही आपकी एग्जाम, उसके बाद जब हो जाएगी तो आप फिर इंशाल्लाह सुकून से पास हो सकते हैं, अल्लाह ने चाहा। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 200 की, वो भी है जी माशाल्लाह। शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 2 इयर्स ऑन 31 दिसंबर, इंटरेस्ट विल बी पेड। अब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सेमी एनुअल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको सेमी एनुअल करना है तो क्या करेंगे, आपको तो आदत है डिवाइड बाय 2 करने की, लेकिन आपको एक काम सिखाया था, बस ऐसे ही कर लें, डिवाइड बाय 12 कर दें, इंटू 6 कर लें, आंसर इज 2.21। और भी कर लो, 2-4 लफ्ज अगे और भी कर लो, इतना ही आया है 2.2195%। अब ये सारा कुछ ही सेमी एनुअल कर लेंगे, हम अपना स्केड्यूल भी सेमी एनुअल ही बनाएंगे, ठीक हो गया, कोई मसला। चलो अच्छा जी, अब फेस वैल्यू कितनी है जी, फेस वैल्यू कितनी है जी, 10,000। उसके बाद इशू किया है प्रीमियम पे कितना, तो 1.22 कर लो या 122% कर लो, 12,200 पर इशू किया। जब रिडीम करने की बारी आनी है तो कहता है शेयर विल बी रिडीम्ड आफ्टर 2 इयर्स, हाँ एट पार, वैसे बोला हुआ है एट पार, मतलब एट पार वैल्यू कहते हैं फेस वैल्यू। अच्छा, ये ना भी लिखा हो ना, रिडेम्पशन के बारे में चुप हो, तो फिर नॉर्मल अजम्पशन यही है कि फेस वैल्यू पे होना, ये याद रखना। यहाँ तो लिखा हुआ था, काश में मिटा दिया होता, बस ज़हन से निकल गया। एनीवेज, रिडेम्पशन किस पे हो जाएगी, फेस वैल्यू पर ही, पार वैल्यू पर, ठीक हो गया जी। और इनिशियल रिकग्निशन किस पे करेंगे, इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस 12,200 माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इश्यू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी, 200। चलो अच्छा हो गया, तो 12,000 पूरा। चलो, तो वर्किंग नंबर 4 आ जाएगी हमारी, वर्किंग 4 में हम डेट लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखेंगे एट द रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑन बैलेंस, और इसका यहाँ पर लिख कर रख लेंगे, इफेक्टिव रेट आया हमारा। अब क्वार्टरली, ये सेमी एनुअल रेट है, क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली कर लेंगे, 2.215995 इनटू बैलेंस, तो बैलेंस तो अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद इंटरेस्ट पेड जो होगा, इंटरेस्ट पेड जो है वो कूपन रेट पर है, और कूपन रेट हमारा कितना है जी इसका, हाँ उसको भी आधा कर लो ना, ये 15% पर एनम है ना कूपन रेट, तो इसको डिवाइड बाय 12 इंटू 6 करोगे तो ये 7.5% आएगा, तो 7.5% इंटू फेस वैल्यू ही लिख लो यहाँ पे, ताकि फिक्स फिगर हमारी निकल आएगा। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बैलेंस, और बैलेंस जो है वो हमें
मिला है वर्किंग नंबर ना 1 किधर है, वर्किंग 3 है। कितना है जी? 12,000। ये 12,000 भाई किसी ने देखना हो तो जाकर देखिए वर्किंग 3। तो ये याद रखने वाली बात है। इन्वेस्टमेंट डिवेंचर था FETPL, तो इश्यू प्राइस परचेज प्राइस पे लिया था, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट। FET OCI था तो फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड किया था। डिवेंचर्स में आए तो FETPL था, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट, परचेज प्राइस पे लिया था। FET OCI या अमोर्टाइज कॉस्ट में परचेज प्राइस प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट किया था। फिर खत्म हो गई कहानी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में आया, मॉडल ही एक है, वो मॉडल है FET, ये सॉरी अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट में हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को मतलब पार्ट बनाना है ना अपने एसेट या लायबिलिटी का। तो अब यहाँ लायबिलिटी तो जब पार्ट बनाते तो मैंने आपको समझाया कि आपको इश्यू प्राइस को क्या करना पड़ता है, माइनस, तो परचेज प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, परचेज प्राइस लेस सॉरी इश्यू प्राइस है, ये परचेज प्राइस थोड़ी है, सॉरी ये क्या है, इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर हमने इसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। इश्यू प्राइस, ये इश्यू प्राइस, यहाँ पे भी इश्यू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही था, वो सवाल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 आया, ठीक है। चले अब 1 जनवरी 2001 है, उसके बाद एरियर में है, इंटरेस्ट विल बी पेड सेमी एनुअली ऑन 30 जून 31 दिसंबर एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी। आमिर भाई बाजू फिर देखिएगा अपना, पहला जी 30 जून 2001, फिर 31 दिसंबर 2001, फिर 30 जून 2002 और फिर 31 दिसंबर 2002, कहानी खत्म। अब सेमी एनुअल रेट ही लगाना है, सेमी एनुअली हमने स्केड्यूल को कर लिया, ठीक है जी। 12,000 266 750 माइनस 11,516 256, चलो ये तो मैं भी कर लूंगा यार, 022 चेक करते रहो बेटा, यही है। नेक्स्ट 245 750 233, 1 मिनट 750 भी जाएगा, और ऐसे लिखने से याद आता है, वैसे आपने तो यूं लिखना होता है, वो मैं लिख देता हूँ, अब इधर जगह है जी। 10,000 नहीं ना रिडेम्स, अच्छा हाँ वो मैं ऊपर, हाँ मैं इधर देख रहा था यार, मैं भी दो, सॉरी जी। तो 10,000, ठीक है, तो टोटल कितना पे होगा फिर 10,750, और ये क्या हो गया 0। तो ये असल में आपने यहाँ पर इस तरह लिख देना होता है, 750 प्लस 10,000, यहाँ पे स्टार्ट में लिख देंगे ना, तो ये जनाब आपका बन जाएगा कि 10,750 कैसे है। बल्कि मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि ये क्या आपने पे किया इंटरेस्ट, और ये क्या आपने पे किया प्रिंसिपल। अब इसकी एंट्रीज, ये TFCs की एंट्रीज थी, दोनों साल की, रिक्वायर्ड नहीं है एंट्रीज, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्रीज है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, रेड प्रेफरेंस शेयर्स, लाल प्रेफरेंस। अब इसकी एंट्रीज भी लिख देता हूं मैं। 1 जनवरी 2001 पर वही कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 12 से, ठीक है जी। उसके बाद अब 6 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद 30 जून 2001 पर बोलो एंट्री, वही 2 दफा हो जाएगी एंट्री, बदलना नहीं हमने किसी से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 2.66, और फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, हाँ वही 2000 तो नहीं है ना, 0.266 डॉका हो गया था, चलो खैर। उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 0.75, सेम 30 जून। यानी हमने ये नहीं करना कि हम अपनी सवाल थोड़ा सा आगे पीछे हम तरतीब बदल लें, कितनी चीजें याद रखेंगे, 7600 तो आपका स्टैंडर्ड है याद रखने वाला। अब उसमें हर स्टैंडर्ड में 4 तरह से काम कर ले, फिर होगी कमाई। भाई एक तरीके से सवाल कर लिए, सवाल जैसा मर्जी होता रहता है। हमने एक तरह से रिलीज का सवाल करना सीखा, वो ईयर एंड पे जा रहा है, ये स्टार्ट पे जा रहा है, वो दरमियान में आ रहा है, मिड ऑफ द ईयर हो रहा है, हमें उससे कोई परवाह नहीं, ठीक है। वो एडवांस में है, वो एरियर में, वो सेमी एनुअल क्वार्टरली है, एक तरतीब हो। एडवांस
और डाउन पेमेंट मैंने एक जैसा कर दिया था, हालांकि एडवांस आ रहा है उस दिन जरूरत नहीं है, लेकिन तरतीब बना दी बस, ठीक है, ताकि कभी एरियर वाले में आ जाए एडवांस, कभी जो है वो एडवांस वाले में आ जाए डाउन पेमेंट, कोई नहीं आ सकती है नॉर्मली, जैसे डाउन पेमेंट होती नहीं है एडवांस वाले में। बाहर 31 दिसंबर 2001 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 256, और उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये उधर नीचे जाके लिखा ही नहीं जा रहा कुछ, जरूरत नहीं थी, ये रिक्वायर्ड नहीं थी, दूसरे साल की भी ऐसी ही होनी है, मैंने एक साल की है बस, ठीक है, कोई मसला तो नहीं, चलो अच्छा जी, ये रिक्वायर्ड नहीं थी इसलिए मैंने परे साइड पे कर दी। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जी पीएनएल के, मैंने ओसीआई लिखा भी नहीं क्योंकि ओसीआई वाला चक्कर ही कोई नहीं था, मोटाइज कॉस्ट में सिर्फ एफईटी ओसीआई में आता है जो फाइनेंशियल लायबिलिटी में है ही नहीं, एफईटी ओसीआई एफईटीपीएल है वो आपके सिलेबस में नहीं है, एफईटी ओसीआई इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। पीएनएल के अंदर क्या आएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर एक्सट्रैक्ट ले तो उसमें क्या आएगा, तो 2 साल है हमारे पास, 2002 और 2001, अच्छा अब पीएनएल में क्या जाता है, कौन सा वाला, कूपन रेट वाला, नहीं जाग के बैठो, इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा इफेक्टिव रेट वाला, याद रखना हमेशा, ठीक है, ये ना भी करें, डायरेक्ट भी निकालना आना चाहिए। तो ये देखो जी, हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाकर इंटरेस्ट एक्सपेंस टीएफसी का वर्किंग नंबर 2 से उठा लो जाके, ये 2853, ठीक है जी, और अगले साल का भी लिख लो, ठीक है, 3147। बैलेंस शीट के अंदर अब ये लायबिलिटीज में आएगा, लायबिलिटीज में कौन सी है, करंट नॉन करंट बाद में देख लेते हैं, ठीक है, फिलहाल टीएफसी आपका वर्किंग नंबर 2 देगी, अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर नजर आएगा, तो अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी है जी 19853, हर चीज तैयार होती जा रही है आपके साथ साथ, एमसीक्यू भी तैयार हो रहे हैं, फाइनेंस स्टेटमेंट्स भी आपकी तैयार हो रही है, जहां मर्जी पूछता रहे आपसे। दूसरे की तरफ आएंगे तो दूसरे की तरफ इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स का जो है लेना तो वर्किंग फोर्स से ही है, पर उसमें छोटा सा एक मसला है, ये देखो यकम जनवरी 1 से 31 दिसंबर 31/12/1 तक ये एक साल बनता है, इस एक साल के सामने 2 इंटरेस्ट आ रहे हैं, सॉरी ये पीएनएल वाले 2 इंटरेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो 566 और 256 टोटल मिलकर बन गया 522 बनता है, 522 का एक्सपेंस, और ऐसे ही ये 478, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट ऐसे उठाना पड़ेगा, क्वार्टरली आ जाएगा तो 4 आ जाएंगे, मंथली आ जाएगा तो 12 आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली ईयरली करता है वो, बहरहाल मैंने इसीलिए आपको सेमी एनुअल वाला भी करवा दिया है एहतियातन, हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे, कितना जी 478, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया, वहीं पे मैंने शो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी शो कर सकते थे। बैलेंस शीट के अंदर क्या नजर आएगा, 31 दिसंबर 1 पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अब चूंकि लायबिलिटी है और ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे आनी है, और अमोर्टाइज कॉस्ट अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल से हमें मिलेगी, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में बता रहा है 31 दिसंबर 2001 पे 11/22, अब ये ना उठा लेना पागलों की तरह, वो 30 जून की अमोर्टाइज कॉस्ट है, हम ईयर एंड पे बैठे हुए, ठीक है, तो कितना है जी, अब असूली तौर पे तो इसमें भी हमें मिड ऑफ द ईयर एंट्री करानी चाहिए, लेकिन आपके सवालों में मैंने कहीं पे ये देखा नहीं है, आप देखिएगा तो बता दीजिएगा, कोई आधा सवाल उसका भी कर लेंगे, जरूरत नहीं है, वैसे असूल उसका भी वही है, अगर खुदा ना खास्ता कभी हो जाए क्या करोगे, अब ना ये इंस्ट्रूमेंट के ईयर एंड के हिसाब से स्केड्यूल बनाएं, उसके बाद पीएनएल बनाना है, तो इतनी तो अक्ल है भी, इंटरेस्ट पूरे साल का हमारे कौन से महीने रेलेवेंट है वो नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये काम आपने कांस्टेंट रखना है हमेशा, चाहे लीज है चाहे वो लोन है फाइनेंशियल लायबिलिटी का, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, इसको आपने लीज में लीज के ईयर एंड के हिसाब से चलते थे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के ईयर एंड के हिसाब से चलेंगे, और फिर बाद में देख लेंगे हमारा ईयर एंड क्या है, तो उसके अंदर आप इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस निकालना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें उसने आपकी किताब में कहीं पे इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि फिर बैलेंस शीट वाली वैल्यू निकालने के लिए भी थोड़ा मसला बनता है ना, तो इसलिए
वो क्योंकि इंटरेस्ट इसी में ऐड हो रहा होता है तो इसलिए वो इस तरफ गया ही नहीं, वो आगे जाकर जाए तो जाए, यहाँ पर नहीं गया इस हद तक। ठीक है, ओके। ये ना आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं, मुश्किल है या आसान ये भी बता दें। ठीक है, कितनी देर हो गई? 1 घंटा 17 मिनट। ठीक है, अभी 1 मिनट, अभी थोड़ी सी बात करने थे, ले आए इधर, इसकी पिक्चर कैप्चर कर लीजिएगा। जी बेटा, ये नॉन करंट लायबिलिटी होगी, लेकिन इसको कुछ करंट पोर्शन भी होता है। फिलहाल इस बहस को छोड़ दें, सवालों में जाकर देखते हैं, कहीं करना पड़ा तो तरीका बता दूंगा, अलग से थोड़ी सी डिस्कशन कर लूंगा। लेकिन मुझे अभी तक आगे किताब के अंदर नजर ये आया कि उसने सिर्फ लायबिलिटीज में लिखा हुआ है, हेडिंग देकर एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं। तो बहरहाल इसके ना थोड़ा सा ये तरीका जरा डिफरेंट होता है, यानी यहाँ पे लाइन लगेगी, यहाँ पे तो सारा ही करंट होगा पहले साल के एंड पे, फिर ये सारा करंट है, 19,853 सारे का सारा अगले साल आ जाना है, तो करंट है सारा। बहरहाल इसका एक तरीका होता है करने का, करंट नॉन करंट बाइफरकेट, वो मुझे जरूरत महसूस होगी तो करवाऊंगा, देखो, वरना आप अपने एसबीआर के पर्चे में अपने एसबीआर के उस्ताद से जाकर पढ़ लेना ना, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल तो मुझे जरूरत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो आपने बतानी है, ये अब आपने बतानी है। आए टारगेट मिल गया, टारगेट लॉक हो गया, कहीं पे फाइनेंशियल लायबिलिटी को करंट नॉन करंट में तोड़ना पड़ता है, या फाइनेंशियल एसेट को जिसमें इन्वेस्टमेंट डिवेंचर है तो उसको आपने, शेयर्स वाला इजी है, एफईटीपीएल करंट, एफईटीओसीआई नॉन करंट, डिवेंचर्स हैं तो एफईटीपीएल करंट, अमोर्टाइज कॉस्ट हो या एफईटीओसीआई हो, तो करंट है या नॉन करंट है ये देखना पड़ेगा। अमोर्टाइज कॉस्ट हो, चाहे फाइनेंशियल एसेट का हो चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी का हो, बाइफरकेशन करनी पड़ सकती है। अभी आपने मुझे बताना है सारे सवाल करके कहीं पे ऐसी कोई बात की है तो ठीक है, नहीं की है तो फिर मुझे माफी दे देना। अच्छा जी, अब नहीं फैक्टरिंग नहीं रहता, अभी कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट भी रहता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये दो चीजें देखनी है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में क्या करना है। ठीक है भाई, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं किसे, यही प्रेफरेंस शेयर जो थे या टीएफसी या लोन नोट जो थे, ये विद ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन अगर इश्यू हो जाते तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि देखो, अगर ऐसा हो ना तो नॉर्मली